वेलकम बच्चों, कैसे हो। मैं हूं आपकी शिक्षिका सुनीता श्रीवास्तव और आपका वेलकम करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पर सुनीता श्रीवास्तव ज्ञानशाला। तो बच्चों, हम लोग कर रहे हैं विज्ञान भारती 1 की अभ्यास कार्य पुस्तिका और आज हम लोग करेंगे इकाई 7 जीवों में अनुकूलन। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। पहला, राजू ने एक धारा रेखित एवं चिकने शरीर वाले जीव को देखा। उस जीव का वास स्थान है पानी, मरुस्थल, पहाड़, घास वाली भूमि। यानी धारा रेखित एवं चिकने शरीर वाले जीव को देखा तो वो कौन हो सकता, कहाँ हो सकता है उसका वास स्थान? पानी हो सकता है। जलीय पौधा है आम, नीम, नागफनी, सिंघाड़ा। तो सिंघाड़ा जलीय पौधा होता है, इसमें टिक लगा लिया। सामान्यतः मछली सांस लेती है फेफड़ों द्वारा, त्वचा द्वारा, गिल्स के द्वारा या पंखों के द्वारा। तो मछलियाँ पानी में रहती हैं और गिल्स के द्वारा वो श्वसन करती हैं। मेढक रहता है जल में, वायु में, स्थल पर, जल और तथा स्थल दोनों में। तो जो मेढक होता है बच्चों वो जल और स्थल दोनों में रहता है। आप जानते हो, आपने देखा भी होगा, पानी में भी आप देखते हो उसको और उसको आप जमीन पर भी देखते हो। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हाइड्रिला एक पौधा है, हाइड्रिला जलीय पौधा है। मेढक जंतु है, कौन सा? उभयचर जंतु है। उभयचर क्यों कहते हैं बच्चों? क्योंकि वो जल और थल दोनों जगह उसका वास स्थान होता है। मछली जल में घुली ऑक्सीजन को किसके द्वारा ग्रहण करती है? तो मछली जो ऑक्सीजन जल में घुली होती है उसे गिल्स के द्वारा ग्रहण करती है, उसी के द्वारा तो वो श्वसन करती है। अब देखते हैं अगला क्या है। जल और थल दोनों में रहने वाले जंतुओं को कहते हैं उभयचर। पक्षियों की अस्थियां होती हैं बच्चों, पक्षियों की जो अस्थियां होती हैं वो खोखली होती हैं ताकि वो उड़ सकें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए। पहला, का मरुस्थलीय पौधों में जड़ें अल्प विकसित होती हैं। तो ये गलत है, क्योंकि मरुस्थलीय पौधों की जो जड़ें होती हैं वो बहुत अधिक विकसित होती हैं। खा वाला है नीम, आम, बबूल व अमरूद मरुस्थलीय वृक्ष है। ये भी गलत है। पक्षियों के अग्रपाद पंखों में रूपांतरित होते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है। जलीय पौधे हल्के व स्पंजी होते हैं। ये भी सही है। मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां मांसल व कांटों में के रूप में पाई जाती हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है। पानी की कमी को रोकने के लिए वो ऐसा करती ताकि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम हो। चौथा है, का तथा स्तंभ खा को सुमेलित कीजिए। स्तंभ का और इधर है स्तंभ खा। देखिए, मछली में क्या होता है? गिल्स होता है। जलकुंभी जलीय पौधा है। मेढक उभयचर है। नागफनी पत्तियां कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं। और पक्षियों में क्या होता है? खोखली यानी खोली अस्थियां। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, निम्नलिखित में जो बेमेल है उसे छांटकर अलग कीजिए। तोता, कबूतर, कछुआ, गौरैया। तो बाकी सारे तो पक्षी है और लेकिन कछुआ अलग है तो इसे हमने यहाँ पर अलग लिख दिया। गाय, बैल, बकरी, ऊँट। गाय, बैल, बकरी ये सब स्थल पर पाए जाने वाले हैं, लेकिन ऊँट जो है वो मरुस्थल में पाए जाने वाला है, इसलिए ऊँट यहाँ पर अलग है। तितली, मधुमक्खी, खरगोश, घरेलू मक्खी। तो बाकी सारे तो कीट हो जाते हैं, वायवी हैं, लेकिन खरगोश क्या है? स्थलीय, इसलिए अलग हो गया। सिंघाड़ा, आम, अमरूद, नीम। सिंघाड़ा जल में पाया जाता है तो इसलिए सिंघाड़ा अलग है यहाँ पर। हाइड्रिला, घीक्वार, सतावर और नागफनी। तो यहाँ पर जो हाइड्रिला है वो जल में पाया जाने वाला है, इसलिए वो यहाँ पर अलग है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में देना है। पक्षियों के पंख किस अंग के रूपांतरण हैं? तो पक्षियों के पंख जो होते हैं वो अग्रपाद के रूपांतरण होते हैं। ऊँट किस प्रकार के वातावरण में रहता है? ऊँट मरुस्थलीय वातावरण में रहता है। ऐसे दो पौधों के नाम लिखिए जो पानी में उगते हैं और भोजन के रूप में खाए जाते हैं। तो कमल और सिंघाड़ा पानी में उगते हैं। जलीय पौधों के सभी भागों पर जल रोधी पदार्थ को क्या कहते हैं? तो ये जल रोधी पदार्थ जो होता है वो उपचर्म कहलाता है। उड़ने वाले कीटों में कितने जोड़ी पंख होते हैं? जो उड़ने वाले कीट जितने भी होते हैं उनमें 2 जोड़ी पंख होते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, का स्थलीय जंतु को पानी में तथा जलीय जंतु को स्थल पर रहना पड़े तो उन्हें किस प्रकार की समस्या होगी और क्यों? यानी स्थल वाले जो जंतु वो पानी में रहे और जल वाले जंतु जो हैं स्थल में रहे। तो यहाँ पर देख लेते हैं, स्थलीय जंतु स्थल पर तथा जलीय जंतु जल में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। वास स्थान बदलने पर निम्न सामान्य समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। स्थलीय जंतु में क्या उत्पन्न होगी? क्योंकि जो स्थल वाले जंतु होते हैं वो स्थल पर रहने के लिए अनुकूलित हैं और जो जल में रहने वाले जंतु हैं वो जल में रहने के लिए उनके अनुकूलित हैं। तो अगर वो बदल दी जाएंगे तो समस्याएं क्या होंगी?
स्त्री जंतुओं को पानी में तैरने में, सांस लेने में, भोजन में त्वचा उनकी सड़ जाएगी, ये सारी दिक्कतें होंगी। जलीय जंतुओं को जब स्थल पर रखेंगे तो समस्या क्या होगी, सांस लेने में, त्वचा सूख जाएगी, चलने में दिक्कत होगी, भोजन में दिक्कत होगी, तो यानी ये सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। ऊंट मरुस्थल में रहने के लिए किस प्रकार अनुकूलित होते हैं? तो ऊंट मरुस्थल में रहने के लिए उनका अनुकूलन क्या है? नंबर 1, जल संचय की क्षमता, वो बहुत ज़्यादा जल को संचित कर लेते हैं। खुरदरी त्वचा होती है, उनके लंबे पैर होते हैं, उनके गद्देदार तलवे होते हैं, पैरों के तलवे जो होते हैं, ताकि वो आराम से रेत वगैरह पर चल सकें। जलीय पौधों के में अनुकूलन कैसे होता है? जलीय पौधों में अनुकूलन, उनका तना कोमल, पतला, पत्तियां पतली, कटी फटी, तैरने की अवस्था में। पत्तियों में रंध्र का अभाव, जड़ तंत्र अल्प विकसित होता है और उनका जो तना होता है वो खोखला भी होता है, यानी स्पंजी टाइप का होता है। यहाँ पर देखिए, वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? पौधों द्वारा अनावश्यक जल को वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। पौधों में ये क्रिया स्टोमेटा के द्वारा, यानी स्टोमेटा रंध्र के द्वारा होती है। यदि मछली को पानी से निकालकर जमीन पर रख दिया जाए तो मछली पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मछली सांस नहीं ले पाएगी, क्योंकि मछली पानी में गल्फ्रों के द्वारा सांस लेती है। ज़मीन पर वो ऑक्सीजन ग्रहण नहीं कर पाएगी, क्योंकि पानी में तो जल में घुली हुई ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेती है, और सांस न लेने के कारण वो उसकी मृत्यु जाएगी, यानी वो मर जाएगी। निम्नलिखित जंतुओं और पौधों को उनके वास स्थान के अनुसार वर्गीकृत कीजिए। यहाँ पर देखिए बच्चों, गाय, बैल, बकरी, बैल, ऊँट, ये सब जंतुओं के नाम इधर लिख लेंगे, मछली इधर लिख लेंगे, और ये आगे कछुआ इधर लिख लेंगे। तो गाय, बकरी, ये सब क्या है? बैल, ऊँट सब स्थल में पाए जाते हैं। कछुआ मछली क्या है? ये पानी में पाए जाते हैं। अब पौधों में छांट लेते हैं, देखिए क्या है? अमरूद है, नागफनी है, सिंघाड़ा है, बबूल है, सब इस साइड लिख लिया। अमरूद, बबूल स्थल में पाए जाते हैं, नागफनी मरुस्थल में पाया जाता है, और सिंघाड़ा जल में पाया जाता है। तो इस तरीके से इसका हम लोगों ने वर्गीकृत कर लिया। यहाँ अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में अंतर लिखिए। अंतर क्या है? स्थलीय जंतु, उभयचर जंतु में क्या अंतर है? तो स्थलीय जंतु ये स्थल पर रहते हैं, इनके लिए चलने के लिए 4 पैर होते हैं, विकसित श्वसन तंत्र होता है, स्थल के अनुकूल। गाय, कुत्ता, मनुष्य, ये हो गए हमारे स्थलीय जंतु, यानी स्थल पर रहने वाले जो जंतु होते हैं, जो जिनके 4 पैर विकसित होते हैं, और जो श्वसन तंत्र होता है वो इनका स्थल पर रहने के लिए अनुकूलित है। उभयचर जंतु क्या है? जो स्थल पर और जल दोनों जगहों पर रहते हों, पानी व जमीन दोनों जगह पर सांस ले लेते हों। मेढक, कछुआ। जलीय पौधे, और हमें मरुस्थलीय पौधों में अंतर बताना है। जलीय पौधे कौन है? जो जल में रहने वाले पौधे, इनका तना हल्का स्पंजी होता है, जड़ तंत्र अल्प विकसित होता है, और रंध्र कम होते हैं, जैसे कमल और सिंघाड़ा। मरुस्थल में रहने वाले जंतु जो होते हैं वो मरुस्थलीय पौधे, मरुस्थल में रहने वाले पौधे जो होते हैं वो मरुस्थलीय पौधे होते हैं। इनमें जड़ तंत्र अधिक विकसित होता है, पत्तियां मांसल कांटों के रूप में, रंध्र गड्ढों में धंसे हुए, नागफनी और सतावर इसका उदाहरण है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित जीवों के प्रकार के अनुसार उनके नाम लिखिए। यहाँ पे जीवों के नाम लिखने हैं आपको, मरुस्थलीय जीव, स्थलीय जीव, वायवीय और जलीय। तो मरुस्थल पर पाए जाने वाले जो जीव है, ऊंट, रेगिस्तानी बिच्छू, नेवला, लाल लोमड़ी, वर्मी छिपकली, ये सब मरुस्थल में पाए जाते हैं। स्थल पर पाए जाने वाले बिल्ली, कुत्ता, शेर, भेड़, बकरी, गाय, सियार इत्यादि। वायवीय जंतु कौन से होते हैं? तोता, कौवा, गौरैया, कबूतर, चील, है ना, मैना, ये सब क्या होते हैं? ये सब हमारे वायवीय जंतु होते हैं। जलीय जंतु कौन कौन से? मछली, कछुआ, व्हेल, दरियाई घोड़ा, ये सब जल में पाए जाते हैं। चलिए बच्चे अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर देखते हैं वर्ग पहेली को पूरा करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित संकेतों की सहायता से वर्ग पहेली को पूरा कीजिए। बाएं से दाएं पहले बढ़ते हैं। तो बाएं से दाएं में सबसे पहले देखिए मरुस्थलीय पौधा, क्वेश्चन नंबर पॉइंट 1 है, और यहाँ पर हम देखते हैं नागफनी, ये मरुस्थल में पाया जाने वाला है। दूसरा स्थलीय पौधा, 2 पे 2 ये है, देखिए नी लिखा हुआ है, माँ लगा दिया, नीम बन गया। इसके बाद है पक्षी का नाम तोता, पक्षी का नाम तीसरे नंबर पर देखिए ता लिखा हुआ है, तो हमने लिख दिया तो हो गया तोता। फिर एक कीट का नाम
अब चौथे नंबर पे देखिए, ये ती लिखा हुआ है, ली लिखा हुआ है, तो तितली बन जाएगा। फिर इसके बाद है मरुस्थली जंतु का नाम। यहाँ पे देखिए ऊ लिखा हुआ है, इधर देखिए ये ऊ लिखा हुआ है और टा लगा दिया तो ये क्या बन गया, ऊँट बन गया। तो इस तरीके से बाएं से दाएं में पूरा हो गया। अब हम देखते हैं ऊपर से नीचे। 6 नंबर पर स्थली जंतु, 6 नंबर किधर गया, ये स्थली जंतु है। अब हमें ऊपर से नीचे जाना, तो यानी ये देखिए धा लिखा हुआ तो हमने गा लिख दिया तो क्या हो गया, गधा हो गया। फिर है जलीय जंतु, 7 पर देखिए, 7 नंबर पे ली लिखा हुआ, माँ और छा लगा दिए तो मछली हो गया। अब 8 नंबर पर उड़ने वाला जंतु, यानी यहाँ पर देखिए की लिखा हुआ तो टा लगा दिया तो क्या हो गया, ये कीट हो गया हमारा। अब यहाँ पर देखिए मरुस्थलीय पौधे का नाम, और आपको तिरछे क्रम में जाना है। 9 नंबर पे, 9 नंबर ये सतावर, ये देखिए तिरछे क्रम में अगर हम चले तो यहाँ पर ये सतावर बन गया। तो इस तरीके से वर्ग पहले आपने बहुत अच्छे से सॉल्व कर ली और आपको इसे सॉल्व करने में मज़ा भी आया होगा, आसान भी लगा होगा। तो बच्चों आज का संदेश क्या है ये देख लेते हैं। शिक्षा वो नींव है जिस पर हम अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। बच्चों जब कोई भी मकान बनाया जाता है तो सबसे पहले मकान बनाने के लिए हम क्या करते हैं, नींव का निर्माण करते हैं। और ये कहा जाता है ना कि नींव जितनी मजबूत होगी हमारा मकान होगा वो उतना ही मजबूत बनेगा। तो शिक्षा भी उसी तरीके से एक नींव की तरीके से। तो शिक्षा वही नींव है जिस पर अगर हमारी शिक्षा मजबूत होगी, यानी हम अच्छे से पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो क्या होगा, हम अपने भविष्य का एक निर्माण कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे किसी भी मकान की, बिल्डिंग की जो स्टार्टिंग होती है उसकी नींव इतनी मजबूत बनाई जाती है कि हम बिल्डिंग को ऊंचा बनाते चले जाएं और वो वहाँ पर अच्छे से टिकी रहे, यानी मजबूत रहे। तो शिक्षा भी वही नींव की तरह है। जितनी हमारी शिक्षा मजबूत होगी, जितनी हमारी शिक्षा स्ट्रांग होगी, हम उतना ही आगे अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं, अपना अच्छा भविष्य बना सकते हैं। एक अच्छा नागरिक तो बनेंगे ही, अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे और अपना भविष्य भी बेहतर कर सकेंगे, औरों को भी इससे लाभ दे सकेंगे। तो बच्चों आज के संदेश के साथ समाप्त करते हैं वीडियो और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू बच्चों।